कहते हैं हर नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, सदियों की कहानी भी बहा कर लाती है। और आज हम निकल पड़े हैं उसी कहानी को ढूंढने के लिए, रायपुर से राजिम की तरफ। सुबह के 4:30 बज रहे थे। जब पूरा शहर आधी नींद में था तब हम अपनी सफ़र की शुरुआत कर चुके थे। बस हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी हम 4 लाइन में हैं और यहाँ से करीब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस में है राजिम। और तकरीबन हम जब रायपुर से निकले थे तब सुबह के 5 बजने वाले थे और अभी 6 बजने वाले हैं। मतलब 1 घंटा का राइड हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ ही दूर में ये 4 लाइन को छोड़ करके हम सिंगल लेन में आ जाएंगे। और जब से मैं राइड कर रहा हूँ सिर्फ मेरे को यही है कि इस 4 लाइन को छोड़े और सिंगल लेन में चले, क्योंकि सिंगल लेन में हम चलते हैं तो उसमें डामर वाला रास्ता मिलता है और ये जो रास्ता है ये कंक्रीट वाला रास्ता है। तो मुझे लगता है कि डामर वाले रास्ते से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हमें इस कंक्रीट वाले रास्ते में करना पड़ता है। हर किलोमीटर के साथ एक नया ख्याल आ रहा था। जिस राजिम की तरफ हम बढ़ रहे थे वहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती है, और जब 3 नदियाँ आपस में मिलती है तो सिर्फ पानी नहीं मिलता, इतिहास, आस्था और कहानियाँ भी मिलती हैं। हमने 4 लाइन छोड़ दिया है। 4 लाइन छोड़ने के बाद ये एक पहला विलेज मुझे मिला है और ये कौन सा विलेज है ये मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि इस विलेज के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। इधर इससे पहले जब मैं इस रास्ते में आया था तब मैं इस तरफ से आया हुआ था और अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में आ रहा हूँ। तो एक बार किसी से पूछ लें कि ये कौन सा विलेज है तो पता चल जाएगा। ये हम पहुंच चुके हैं अभनपुर, और अभनपुर में बहुत बार आया हूँ, लेकिन ये मेन सिटी, आप छोटा सिटी कह सकते हैं क्योंकि अगल बगल में मुझे छोटे छोटे शॉप दिख रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल सारे के सारे बंद हैं, लेकिन डेवलप है। मैं इससे पहले जब आया था अभनपुर तब इसके पीछे पीछे वाले रास्ते से गया हुआ था, इसके पीछे पीछे मैंने राइड किया है। लेकिन बीच सेंटर, ये जो मेन जगह है, यहाँ पे मैंने राइड बिल्कुल भी नहीं किया है। और जहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया पीछे, शायद मुझे लगता है कि एक अच्छा छोटा सिटी हो सकता था। इस राइड में सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये था कि जब मैं इस राइड को कंप्लीट करूँगा तो किन किन एक्सपीरियंस को मैं इस राइड के साथ में लेकर के जाऊँगा। और इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन जब मैं इस राइड में अब निकल चुका हूँ तो मुझे बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जिस रास्ते में चल रहा हूँ ये रास्ता बहुत कमाल का है। और ये मेरे बगल में देख सकते हैं मंदिर है। तो मैं खाली हाथ तो वापस नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी बार सोचा कि क्या मैं ये राइड कंप्लीट कर सकता हूँ और नए एक्सपीरियंस को लेकर के मैं वापस आ सकता हूँ। जब मैंने सोचा तब मैंने सिर्फ एक चीज़ को सोचा कि करते हैं और देखते हैं किन किन एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ में लेकर के आता हूँ। तो इसी सोच को लेते हुए मैं निकल चुका हूँ। और सच बताऊँ तो यहाँ से अब 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस 16 किलोमीटर में हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को देखने को मिलता है। अभनपुर को पीछे छोड़ते ही एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि हर मोड़ हमें उस संगम के करीब ले जा रहा था जहाँ महानदी, पैरी और सोंडूर एक साथ मिलकर राजिम को उसकी असली पहचान देती है। अगर आप हमें छत्तीसगढ़ से बाहर से देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजिम छत्तीसगढ़ में आता है और ये रायपुर से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बेसिकली छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे बहुत सारी धान की खेती देखने को मिलती है। और ये धान की खेती इतनी ज़्यादा विशाल रूप से फैली हुई है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो पूरे इंडिया देश को खिला सकता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे चावल का अकाल पड़ता है तो चावल, धान, गेहूँ सारा ये पूरे इंडिया को खिला सकता है। और बेसिकली जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से धान की जो खेती होती है वो बाहर कंट्रीज़ में भी इंपोर्ट होती है। तो इसलिए हम इसे धान का कटोरा कहते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आप देख सकते होंगे बहुत सारे मुझे धान की खेती देखने को मिल रही है। तो चलिए हम देखते हैं उस जगह को जहाँ 3 नदियाँ मिलकर एक संगम नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानी बताती है।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और करीब आता जा रहा हूँ और 1-1 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस कवर होते जा रहा है, मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। और बेसिकली अगर आप साइकिल में राजिम आना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ आप बिल्कुल आ सकते हैं। रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे अगर मौसम रहे तो आप मेरी तरह बड़े आराम से आ सकते हैं। उधर आपको जगह जगह पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जगह जगह आपको पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, कैफ़े मिल जाएंगे। और जैसे मैं बढ़ता जा रहा था खाने को बहुत सारी चीज़ें दिखती जा रही थी। अभी सुबह सुबह लोग ज़्यादातर साउथ इंडियन इडली वड़ा का ठेला लेकर के जा रहे थे। और जस्ट मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, इसके बाद मैं राजिम पहुंच जाऊंगा। उससे पहले ये कौन सा जगह है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, कहीं लिखा हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पे ट्रक लाइन से खड़े हैं। यहाँ से पीछे से मैं आ रहा हूँ 1 किलोमीटर से। भैया ये कौन सा जगह है? नवापारा। ये नवापारा राजिम है, राजिम से जस्ट थोड़ा सा पहले नवापारा। और हम बढ़ते हुए जा रहे हैं और जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं मौसम मुझे लगता है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह की पहली रोशनी में जब संगम का नज़ारा मेरे सामने आया तो पहली झलक में इस संगम ने मुझे बता दिया कि इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज क्यों कहा जाता है। फाइनली हम राजिम पहुंच चुके हैं। ये राजिम का नदी है, महानदी। और मुझे बेसिकली एक शांत सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे मैं रुक नहीं सकता। यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी। यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं तो देखते हैं, उस साइड जाके रुक सकते हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और फाइनली हम अपने उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं जिसके लिए हमने 1 से 1.5 घंटा साइकिलिंग किया हुआ है। और ये नज़ारा देख करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब मैं आपको सच कहूँ तो उतने दूर से यहाँ तक आना वर्थ इट था। और इन नज़ारों को देख करके मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही था। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, इन नज़ारे को देखते हैं। यहाँ से मिलती है 3 नदियाँ, महानदी, पैरी और सोंडूर। 3 अलग अलग दिशा से आने वाली ये नदियाँ राजिम से होकर आगे का सफर तय करती हैं। सदियों से संगम को आस्था, शांति और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। का टाइम आ चुका है क्योंकि हम काफ़ी देर यहाँ पे रुक के इन नज़ारों को देख लिए। अब यहाँ से जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते में हालांकि हम नहीं जाएंगे। मैंने ये सोचा था कि यहाँ से हम आगे इस नदी को क्रॉस करने के बाद आरंग निकल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा दूर हो जाएगा और उतना टाइम आज हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से एक रास्ता जो मैंने मैप में अभी देखा है, जस्ट यहाँ से राइट निकलेगा पारा गांव के बाद नावा गांव। तो वो रास्ता को मैंने देखा है। राजिम के संगम को अलविदा कहने के बाद हमने वापस रायपुर जाने का फैसला लिया और हमने नावा गांव, पारा गांव के रास्ते को चुना। फिर उधर वहाँ साइकिल लेने देते हैं? नहीं बनता उधर? है। अच्छा, उसके ऊपर पैदल रेंगते हैं। हाँ, पैदल रेंगते हैं। ये इलाका सदियों से महानदी के किनारे उन बस्तियों का हिस्सा रहा है जहाँ खेती बाड़ी, व्यापार, संस्कृति के साथ साथ लोग एक दूसरे को प्रेम करते हुए आगे बढ़े हैं। मैं बढ़ रहा था ना और जैसे मैंने राइट में देखा मुझे एक बोट दिखा। यूजुअली दिखता नहीं है छत्तीसगढ़ में, मतलब बहुत कम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बोट दिखता है। और जैसे मैंने इस बोट को देखा मुझे लगा कि रुकना चाहिए यार। मेरे लिए तो एक्साइटमेंट भरा ही रहेगा क्योंकि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और अचानक से मुझे बोट दिख गया। ये यहाँ पे यूज़ होता होगा ये नदी में, लेकिन ऐसे एकदम जस्ट पास में एक्साइटमेंट अलग से हो जाता है ना कि आपने रोड में आप साइकिल में चल रहे हो, अचानक से आपने एक छोटा सा बोट देख लिया। साइकिल में चलने से आपको एक बेनिफिट तो मिलता है क्योंकि आप शॉर्टकट कहीं से भी निकल सकते हैं। बेसिकली मुझे आगे से रास्ता दिखा रहा है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है जो परसदा निकालता है, परसदा 5। तो हम इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते के लिए मुझे पूछना पड़ेगा कि रास्ता कैसा है, क्योंकि इसमें जाएंगे वाले रास्ते में तो हमें लंबा जाना पड़ेगा और इस वाले रास्ते में शॉर्ट जाना पड़ेगा। भैया ये वाला रास्ता कैसा है, ठीक है?
रास्ता ठीक है, बस कुछ कुछ जगह में कटते हैं। तो इस पे जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए? कहाँ जाना है? रायपुर? हाँ इसमें जाओ आप। इसमें ना, हाँ। ठीक। खराब है इसमें? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये अच्छा है कि आप लोकल लोगों से भी पूछ सकते हो। तो मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने सीधा यही सजेशन दिया, उन्होंने देख करके बता दिया कि आपको रायपुर जाना है। तो उन्होंने यही बोला कि आप इसी रास्ते में जाओ, आगे से लेफ़्ट ले लेना। जैसे जैसे हम नावा गांव पारा गांव की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, वैसे वैसे रास्ते के नज़ारे बदलते जा रहे थे। कहीं किसी गांव में नई मूर्ति बनाई जा रही थी, तो कहीं किसी गांव में सुबह सुबह चौपाल में आपस में लोग मिलके बातें कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ मैं होता हूँ, हमारी साइकिल होती है और ऐसे सुनसान सी सड़क, मतलब 19 से 20 किलोमीटर तक मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दुकान नहीं मिलेंगे, होटल नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुझे राइड करना है। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर समझ पाते हो, खुद को बिल्ड कर पाते हो, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, 19 किलोमीटर मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा और 19 किलोमीटर बाद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। मतलब बेसिकली साइकिलिंग में ये होता है कि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करते जाते हो ना, तो आप बहुत बड़ा अचीव कर पाते हो। बस मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं इस रास्ते में आते हुए, बाकी बिल्कुल भी नहीं। हर सफ़र में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब आप बिल्कुल अकेले हो। उस वक्त आपके साथ कोई भी ना हो, ना कोई बात करने वाला, ना कोई आपका साथ देने वाला। शायद सफ़र का असली मज़ा यही होता है जब आप खुद को अपने हिसाब से पुश कर पाते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हो। और जैसे आप आगे बढ़ पाते हो, आपको कुछ नए नज़ारे देखने को मिलते हैं। सुंदर केरा ना, तो अभी मैं सुंदर केरा से गुजर रहा था और संतोष भैया मिले। और आपका नाम भैया? विजय ध्रुव भैया मिले। तो इनसे मैं मिला और इनको हमने अपना चैनल दिखाया, सब्सक्राइब करा लिया। तो बस इसी रास्ते में हम चल रहे हैं और कुछ देर में फिर आगे हम मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब आइएगा आप इस वीडियो में, हाय कर दीजिए। अब तक हम गांव और खुले रास्तों का सफ़र देख चुके थे, लेकिन अब हमारे आगे का पड़ाव और भी रोमांचक होने वाला है। अब हम बदलते रास्ते को देखते हुए हम चल पड़े थे जंगल सफारी की तरफ, और जंगल सफारी से आगे बढ़ते बढ़ते हमें और भी खूबसूरत चीज़ें दिखने को मिली। रास्ते में मैं आ रहा था, वहाँ पे सिर्फ मैंने राइड करना प्रेफर किया। राइड करते करते हम पहुँच चुके थे जंगल सफारी। जंगल सफारी के पास मैंने रुका और देखा कि क्या ब्रेकफास्ट मुझे मिल सकता है, क्या ब्रेकफास्ट करके मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन वहाँ पे जंगल सफारी में सुबह होने की वजह से कुछ ब्रेकफास्ट में उतना ख़ास नहीं था, तो मैंने फिर थोड़ा पुश करके मैं आगे आया। 3 घंटे ऑलमोस्ट हमने साइकिलिंग किया है और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और इतना देर आज का ब्रेकफास्ट होगा ये मुझे पता नहीं था, लेकिन खैर एक अच्छी जगह मिला है मुझे सेक्टर 27 में। तो वेट करते हैं। मैंने डोसा ऑर्डर किया है और मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एनर्जी की, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रुका हूँ ना, तब मुझे ऐसा कोई बच्चा गिर गया। अभी मैं रुका हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पैर अब, मतलब आप राइड करते रहो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अभी 30 किलोमीटर और मैं कंटिन्यू राइड कर देता तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं जब रुक चुका हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि पैर में प्रेशर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर और, मतलब बोल सकते हैं एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। 3 घंटे के बाद जब मैं ये मील ले रहा हूँ तो मेरे हाथ काँप रहे हैं, और आपको पता है जैसे मैं खाते जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं और खाते जाऊँ। मतलब ये एकदम नई फीलिंग है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम कहीं खाते हैं तो धीरे धीरे से खाते हैं, लेकिन ये एक अलग टाइप की है। मतलब मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ और खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं रुकूँ ना। मतलब ये अलग फीलिंग है, कमाल की फीलिंग है। ब्रेकफास्ट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, बट थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने तुरंत ब्रेकफास्ट किया तो आपको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है मेरा कि अभी मैं तुरंत आराम कर सकूं, क्योंकि अभी धीरे धीरे करते करते मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा।
बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है? विवेक कुजूर, यूट्यूब में मिल जाऊंगा। हाँ। बड़ा अच्छा लगा। ये होते हैं सब्सक्राइबर। उनने मुझे बोला कि उनने मुझे पहले देखा है इसलिए वो रुके। हाँ, ये अच्छा लगा सुन के। मतलब मैंने सोचा कि रैंडमली वो भाई आए, मिले, फ़ोटो वोटो खिंचाए, लेकिन वो जब जा रहे थे तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहले भी आपको देखा हूँ इसलिए रुका। इस सफ़र में सिर्फ किलोमीटर ही तय नहीं हुई, बाकी इतिहास, आस्था और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती जो कि मैंने करीब से देखा। सफ़र ख़त्म हो रहा है, लेकिन शायद ये यादें कभी ख़त्म नहीं होगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। आपको क्या लगता है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया होगा? थोड़ा सा गैस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हमने, एक सेकेंड, फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं और आप गैस कीजिए कि आज हमने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। आप गैस कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ कि हमने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। न्यू रायपुर के बाद तो मैंने देखना ही बंद कर दिया था कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। हमने 4 घंटा साइकिलिंग किया है और 4 घंटा साइकिलिंग करने के बाद का जो किलोमीटर है वो 94, मतलब 6 किलोमीटर हमारा रह गया। अगर 6 किलोमीटर अगर हम राइड कर लेते तो शायद हमारा 100 कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ये काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा हमारा। और ये मैप कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये सर्कल की तरह दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार रहा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सफ़र तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन असली सफ़र अब स्टार्ट है, क्योंकि इसके बाद सारा खेल न्यूट्रिशन का है। जैसे मैं भी जाऊँगा, एक इसको प्रोटीन शेक लूँगा, प्रोटीन शेक के बाद मैं ऐसे हेल्दी फूड्स लूँगा जो मेरे मसल्स को रिकवर होने में हेल्प करे, क्योंकि 94 किलोमीटर आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। आपके पैर पूरे पंप हो जाते हैं, जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटीन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने इन दिनों में देखा है, साइकिलिंग बहुत अच्छा करते हैं, रनिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन पे काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया और मिलते हैं हम अगले व्लॉग पे। हाँ भैया, थक गया मैं तो।